अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम मलिक और वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज़ ख़ान और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 5 नवंबर 2024 और बिल आखिर वो फ़ैसला आ गया जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब मरकूज़ थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 26वीं आइनी तरामीम के तनाजुर में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस इजलास की जिसने आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच और आइनी बेंच के सरबराह का तयन कर दिया है। 26वीं आइनी तरामीम जो अदलिया की हद तक थी उस पर अब मुकम्मल अमल हो चुका है। इस हवाले से अब तक की तफसीलात क्या है, मरियम नवाज़ ख़ान और मैं आज की इस FCR की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। गुज़श्ता चंद दिनों की तरह आज भी मरियम नवाज़ ख़ान मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। मरियम, मैं आपकी जानिब आने से कबल क्विकली ज़रा आज हुआ क्या वो मैं बता देता हूँ। दिन 2 बजे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास रखा गया था और उसके साथ जो 12 अरकान थे उन्होंने शिरकत की। 4 अरकान ऐसे थे जिनका ताल्लुक पार्लियामेंट से था, 5वें वज़ीर कानून और 6ठे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, बार काउंसिल के मेंबर भी शामिल थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस भी शामिल थे। करीबन कोई 2.5 घंटे तक ये इजलास जारी रहा और उसके बाद एक खबर सामने आई कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7-5 की अक्सरियत से आइनी बेंच और आइनी बेंच के जो सरबराह हैं उनका तयन कर दिया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सीनियरिटी पे चौथे नंबर पर हैं उन्हें आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया है, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अगवान और जस्टिस मुसरत हिलाली, इन 7 जजेस को आइनी बेंच में शामिल किया गया है। ये आइनी बेंच जो है वो इनिशियली 60 रोज़ तक के लिए बनाया गया है और इसके साथ साथ एक तजवीज़ ये भी थी कि जो फुल कोर्ट है वो आइनी बेंच बना दिया जाए, मगर अगर वफाकी हुकूमत ये तजवीज़ मानती तो फिर होता ये कि जो 26वीं आइनी तरामीम है वो भी रिडंडेंट हो जाती। मरियम, मुझे ज़रा ये बताइए कि ये जो आइनी बेंच बना है आज के रोज़, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगी? क्या आपका तासुर भी यही था? क्योंकि इससे कबल जब ये आइनी तरमीम हुई तो हर तरफ यही बात थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो बना दिया गया है, अब अगला हदफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आइनी बेंच का सरबराह नामजद करना है। वसीम, कुछ चीदा चीदा नकात जो आज की इजलास से मैं समझ पाई हूँ वो ये हैं कि सबसे पहले ये कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया है, तो क्या वो भी इजलास में शरीक थे? आपकी इतला के मुताबिक वो वहां पर मौजूद थे इजलास के अंदर? जी बिल्कुल, वो इजलास में ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि वो वाहिद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिन्होंने अपने हक में खुद वोट किया कि जी मुझे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइनी बेंच का सरबराह नामजद करे। वैसे यहाँ पर मफादात के टकराव का अगर हम जिक्र ना करें तो मुझे लगता है कि ये एक हम जुल्म कर रहे होंगे खुद पे। एक शख्स जिसने खुद बनना है और ये दर्ज है कि अगर उनके नाम पर गौर हो रहा होगा तो नेक्स्ट सीनियरिटी पर जज आएगा, लेकिन आपने नेक्स्ट सीनियरिटी पे जो जज साहब हैं उनको भी आईनी बेंच में शामिल किया, जो उनसे नेक्स्ट है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उनको भी किया, जो उनसे नेक्स्ट है जस्टिस आयशा मलिक उनको भी किया। तो जब आपने सीनियरिटी पर 4 जजेस को आईनी बेंच में शामिल कर लिया तो कैसे उनमें से किस जज को बिठाया जाता और जस्टिस अमीनुद्दीन खान अपने जो पलड़ा है अपने ही पलड़े में कैसे भी वोट डाल सकते हैं? मेरी तो समझ से खैर ये पहली ही चीज बाहर है और ये मुतनाज़े भी बनाती है इस पूरी की पूरी तरीकेकार को। अगर आपको याद हो, गो कि वो जुडिशल कमीशन का फोरम नहीं था, लेकिन जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत सुनना शुरू की थी, तो वो जज साहिबान उस इजलास से निकल गए थे और उनसे नेक्स्ट सीनियरिटी में उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह थे, उनको शामिल किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में। तो जुडिशल कमीशन के रूल्स में भी कुछ ऐसा ही दर्ज था, लेकिन क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं होता तो चले ये भी हो गया। अब वसीम, यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि क्या बाकी जजेस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहती, वो बन भी जाएं, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जब नाम फ्लोट हुआ होगा, अगर जस्टिस याहिया अफरीदी, जो हम पिछले काफी दिनों से बात कर रहे थे कि नाम कौन देगा, पुरानी रिवायत तो ये थी ना कि चीफ जस्टिस या चेयरमैन जो है कमेटी के कमीशन के उन्होंने नाम देना है, तो आज तो लग ये रहा है कि नॉमिनी भी हुकूमत ही की तरफ से आई थी, क्योंकि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी की नॉमिनेशन ये होती तो वो मुखालफत तो नहीं करते, तो ऑब्वियसली नॉमिनेशन कहीं और से आई थी। और फिर उस नॉमिनेशन के बाद जो जिन जिन जजेस का तकर्रुर किया गया है
मजे की बात है कि हम इन जजेस के बारे में बार बार कहते रहे, पूरी दुनिया को मालूम था कि यही जो जज हैं ये इस कमीशन में जो इस आईनी बेंच है इसका हिस्सा होंगे, लेकिन एक नाम डाला गया है जस्टिस आयशा मलिक का। वसीम, आपको लगता है मतलब जिस तरह जितना हम उनको जानते हैं, जितनी उनकी अदालत हमने कवर की जस्टिस आयशा मलिक की, वो इस बेंच के अंदर शामिल होंगी? क्योंकि मेरी राय तो इसमें बहुत अच्छा, मुख्तलिफ है। नहीं, इस पर हम ज़रूर बात करते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आप इन इरेगुलरिटीज़ का जिक्र कर रही थी ना, जो ड्राफ्ट में 26वीं आईनी तरमीम के आया और उसमें जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक लिखा गया, इस पर हम मुतादिद मरतबा बात कर चुके हैं, मगर मेरा सवाल जो है वो आज भी वही था। आइन की जो मंशा है, आइन का जो टेक्स्ट है, उसके मुताबिक तो जो 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है वही बैठ सकता था, मगर 12 रुकनी जुडिशल कमीशन जो है वो बैठा है, जिसे मैं ये समझता हूँ कि ये शायद आइन को रीराइट किया गया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और उसमें एक और बात जो आपने कही कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन जजेस के नाम किसने इनिशिएट किए होंगे, फ्लोट किए होंगे, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे होंगे, इस पर भी हम पूरी वीडियो कर चुके हैं कि आइन का आर्टिकल 191 या आइन का आर्टिकल 175 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुकम्मल खामोश है। तो अब ये तरीकाकार क्या अपनाया गया है? बहरहाल इससे कबल हम इंतजार जरूर कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी करती है, इनमें जजेस का जो मौकफ है वो क्या है, वो हम जरूर डिस्कस कर लेंगे। मगर उसके बाद देखिए आज हुआ क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बारे में ये बात की जा रही है कि उन्होंने खुद को वोट किया, इस हद तक तो बात ठीक है, मगर आप जरा इसको मजीद समझें तो हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके 4 जजेस जो हैं वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा थे। 3 जजेस जो हैं उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वोट नहीं किया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद को वोट किया। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम जो है उस पर वोट नहीं किया। दूसरी जो अहम तरीन बात वो ये समझने की है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, उसमें ये पार्लियामान जो है गुन गाती थी कि हमने चीफ जस्टिस का जो अख्तियार है उसे हमने निचली सतह पर मुंतकिल कर दिया है और अब 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बना दी गई है। तो जहां वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार जिन 3 जजों को दिया गया था, आज उन तीनों जजेस ने ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम की मुखालफत की है। आज वो तीनों जजेस ही माइनॉरिटी में थे। आज उन तीनों जजेस का नाम भी किसी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में से आईनी बेंच में उनको सरबराह नहीं बनाया गया। एक और बात जो इंतहाई अलार्मिंग मैं ये समझता हूं कि आईनी बेंच आपने बना दिया, लेकिन अब जो हम अक्सर बात करते थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है और वो जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है वो एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकतवर है। यानी अब इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के बाद की जो साख्त बनती है उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से ज्यादा मजबूत हैं। वजह यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का भी हिस्सा बन गए हैं और उसके बाद वो आईनी बेंच का सरबराह भी बन गए हैं। आईनी बेंच किस तरह से काम करेगा ये भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान तय करेंगे, आल्दो कि उनके साथ दीगर जजेस जिनमें जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जो आईनी बेंचेस की अपनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी होगी, उसमें ये फैसले होंगे। और बाकी की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे फैसले करेगी उसमें भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इनपुट शामिल होगा। मगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो एक कमेटी का हिस्सा और अमीनुद्दीन खान जो है वो दूसरी कमेटी का हिस्सा है। और फिर एक और बात कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान अगर इतने ही नागुज़ीर थे तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद सीनियरिटी में जो 7 जजेस बनते थे आप उनको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जानिब से आईनी बेंच में नामजद कर दिया जाता, मगर वो भी नहीं किया गया। अगर वो किया जाता तो फिर जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा होते, जिससे वफाकी हुकूमत की ये जो इसमें नंबरिंग है ना कि कितने जज हमारे हक में होंगे कितने खिलाफ होंगे, तो वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है वसीम, और आपकी बात से जो मुख्तसरन मैं समझी वो यही है, और ये हम बिल्कुल क्लियरली कह भी सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये समझते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ना ही इसके इतनी काबिलियत रखते हैं, ना ही उनके कंधे इतने मजबूत हैं कि उन पर बोझ डाला जाए आईनी बेंच का। लेकिन वसीम यहाँ पर एक चीज जो मेरे दिमाग को बहुत ज्यादा खटक रही है, लेकिन गो के हमारे मुल्क में जिस तरह से चीजें चल रही हैं ये बात करना या ये ख्याल करना कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर भी मेरा सवाल है कि क्या सोचा होगा हुकूमत ने भी, मतलब जब आप कोर्ट करते हैं ना किसी जज का फैसला, किसी जज का एक जो उसका कोई ऐसा लैंडमार्क किस्म का जजमेंट, कोई उसके आईनी जो मुकदमात हैं उन पर समझ बूझ, उसमें क्या देखा होगा इन्होंने मखसूस नशिस्तों के अलावा
کہ جسٹس अमीनुद्दीन खान ने क्या किया है कि हम उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दें कि वो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा जो है वो मजबूत हो। अगर आपको याद हो तो माजी करीब में 2 बेंचेस को हेड करते मैंने उन्हें देखा है। आप मरियम आपने जो सवाल किया ना, इसका जवाब बड़ा जबरदस्त है। वफाकी हुकूमत को क्या मिला? वफाकी हुकूमत को 3 अगस्त का मखसूस नशिस्तों का जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का वो अक़लियती तफसीली नोट मिला है, जिसमें ये दोनों जजेस तरगीब दे चुके हैं एग्जेक्टिव को और बिलखसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जिसमें हम अक़लियत में हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जिसमें हमारे साथी जजेस अक्सरियत में हैं, वो इलेक्शन कमीशन मानने का पाबंद नहीं है। यानी इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि 2 जज ऐसे जिन्होंने एग्जेक्टिव को कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं मानना और इस कदर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब ठहरे। उनमें से एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आईनी बेंच के सरबराह बना दिए गए और दूसरे जो हैं वो आईनी बेंच के रुकन हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वसीम, मैं ये बात करी थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के क्रेडिट पर फैसले कितने हैं। हाल ही में, बहुत पीछे नहीं जाते, इसी साल में रुकते हैं, आफिया शेरबानो केस। अगर आपको याद हो, जस्टिस मज़ाहिर नकवी को रिटायरमेंट के बाद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ट्राई करना था, तो विद इन नो टाइम उस वक्त अटॉर्नी जनरल अचानक से आते हैं, आफिया शेरबानो केस जो 3 साल से बंद पड़ा है उसका हवाला देते हैं, उसमें वो दोबारा से केस खुलता है और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बरगिरफ्तारी से उस मुकदमे की समाअत मुकम्मल कर लेता है। इलेक्शंस के फौरी बाद, ये फरवरी ही में हुआ था, गालिबन 19 फरवरी को इस मुकदमे का आ गया था फैसला। उसके बाद वो एक और जो बेंच हेड कर रहे हैं वो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक है। और आप माने कि ये उनकी खिदमत है कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर से लेकर, दिसंबर के बाद नहीं बल्कि जनवरी के बाद मार्च में गालिबन उन्होंने पहली मरतबा उस मुकदमे की समाअत की थी। आज हम 5 नवंबर को इस बारे में बात कर रहे हैं। इस मुकदमे को अभी तक ज़ेरे इल्तवा रखा हुआ है और वो 85 अफराद जो गैर कानूनी तौर पर फौजी तहवील में हैं, मैं उनको गैर कानूनी तौर पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर उनके ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके तो उनको रखने का कोई वजह नहीं है जब तक सेंटेंसिंग नहीं हुई। तो उनको अंदर रखने की जो वजह बने वो भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही की सरबराही में ये बेंच है। तो इनके क्रेडिट पर तो इन 2 फैसलों के अलावा मखसूस नशिस्तों का एक वो नोट है जो कि अक़लियती नोट है और उसमें वो तरगीब दे रहे हैं बाकायदा इलेक्शन कमीशन समेत एग्जेक्टिव को कि कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अगर नहीं पसंद वो फैसला उस पर अमल करने की। तो उनके कंडक्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला इतने सारे सवालात उठा चुका था और अगर सिर्फ उस फैसले का वो चंक लिया जाए तो वो मिसकंडक्ट के लिए काफी है। तो वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जिस जज के बारे में मिसकंडक्ट के इतने संगीन इल्जामात हों, जिस जज के क्रेडिट पर कोई फैसला ना हो, जिस जज को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया उस वक्त मुखालफत की गई थी इन्हीं आजम नजीर तारड़ और जो दीगर उनके साथ तमाम तर करता धरता उस वक्त के आसमा जहांगीर ग्रुप के हैं, तो अब किस बुनियाद पर वो ये दावा कर रहे हैं या किस बुनियाद पर ये मुतालबा कर रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेहतरीन जज है। मगर खैर अब ये सिलेक्शन हो गई तो इसी में आपको लगता है कि तमाम तर जजेस जिनको आईनी बेंच में मुंतखब किया गया है, ये एक बेंच बनेगा, ये कई बेंचेस बनेंगे, ये कौन से मुकदमात सुनेंगे, इनमें तनासुब क्या होगा? क्योंकि अगर हम बारी बारी जजेस के बारे में बात करें तो इनमें से मेजॉरिटी वो जजेस भी हैं जो ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में एक मुदाखलत हुई पार्लियामेंट की जानिब से। ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रही हूँ। तो आपको लगता है कि इस बेंच को अगर ये फुल बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट एक तरह से आईनी बेंच का बनाया जाए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और अदालत बन ही गई है, तो ये जजेस बैठकर 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर कोई फैसला करेंगे? और अब हमने गुज़िश्ता रोज जो खत लिखा हम उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मरियम मैं उसी जाने वाला हूँ। देखिए ये तो अब आगे की बातें हैं ना कि ये केसेस कौन से सुनेंगे, ऑब्वियस हम उसके ऊपर बात भी करेंगे, मगर जो इतलात ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 अरकान थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के लिए 5 सीनियर जजेस का नाम दिया गया। ऑब्वियस है जिसके ऊपर अक्सरियत उनकी नहीं थी तो उनकी जो राय है वो नहीं मानी गई। और उसके साथ साथ एक और अहम तरीन बात भी ये है कि जहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उन्हीं का फैसला था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उसी के ऊपर कहा था कि इलेक्शन कमीशन को फैसला मानने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आज गुज़श्ता रोज़ जो ख़त भी आया था इन दोनों जज साहिबान की जानिब से, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तो आज बज़ाहिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के हक़ में तो वोट दिया है, मगर यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत यह है कि जब मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जब चीफ जस्टिस को इस बात का इदराक हो चुका था कि जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत है, वो अपनी मर्ज़ी के जो जजेज़ हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं इस मौके पर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को खुश करता चलूँ, वरना उनका जो कंडक्ट था सबसे अहम प्रैक्टिस एंड
प्रोसीजर कमेटी का 31 जुलाई का इजलास था और उसमें फुल कोर्ट जो बनाया गया था इन 2 जजेस की जानिब से अक्सरियती और उस पर फैसले पर अमल दरामद ना करना, वो एक बहुत बढ़िया सवाल निशान है। वहीं इन 2 जजेस के ऊपर भी अब सवालात ये हैं कि आज के रोज इन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठकर क्या अपने उस फैसले की तौसीक नहीं चाहिए? क्या ये नहीं कहा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो इजलास है ये बैठ ही नहीं सकता, आइन की मंशा ही कुछ और है? ये नहीं कहा कि हमने तो आइनी तरामीम के लिए एक फुल कोर्ट तश्कील दे दिया था, उस फुल कोर्ट ने जुडिशल रिव्यू करना था इन आइनी तरामीम का, जिसके तनाजुर में ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बैठा है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुबहम हैं और उस हवाले से हम कोशिश करेंगे, एक तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज जारी होती है और उसमें इस हवाले से क्या तफसीलात आती हैं, और दूसरा अंदर क्या कुछ हुआ उस हवाले से मजीद तफसीलात जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, मरियम नवाज खान और मैं, फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 की अगली एपिसोड में। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।